हाँ, इस केस में इसमें ना अंडरफ्लो का आएगा झंझट है और ना ही ओवरफ्लो का झंझट है। क्लियर? यानी Yes, जितना वैल्यू उतना मेमोरी, जितना वैल्यू उतना मेमोरी। ठीक है, यानी वैल्यू से मेमोरी डिसाइड होगा। स्टैटिक में क्या हो रहा है, मेमोरी से वैल्यू डिसाइड हो रहा है। किससे डिसाइड हो रहा है? मेमोरी से। ठीक है, अगर मेमोरी मैंने ज्यादा रहा है, वैल्यू कम है तो बर्बाद जा रहा है। अगर मेमोरी हमने कम रख दिया, वैल्यू ज्यादा आ गया तो गार्बेज बन जा फ्लो रहा है। होता रहा। ठीक है, तो इसमें स्टैटिक एलोकेशन में हमेशा दो चीज लगा रहेगा, और वो दो चीज क्या है? एक है ओवरफ्लो, दूसरा अंडरफ्लो, और दूसरा है अंडरफ्लो। ठीक है, रन टाइम में एक्चुअली हमारे पास दो फंक्शन मिलेगा। रन टाइम में कोई वेरिएबल और कोई एरे, ये सब रन टाइम में होता नहीं। रन टाइम का मतलब कंट्रोल F9। जब हम कंट्रोल F9 कर देते हैं और उस समय हमारे वैल्यू के लिए मेमोरी अगर हमको कंपाइलर को रिक्वेस्ट करना है, तो उस समय कंपाइलर ना वेरिएबल जानता है ना एरे जानता है, बस सिर्फ मेमोरी जानता है। क्या जानता है? मेमोरी। क्यों? क्योंकि उस समय वो ओएस के साथ इंटरैक्ट रखता है। किसके साथ इंटरैक्ट रहता है? रन करते समय। ठीक है, तो भाई ओएस को रिक्वेस्ट देगा कि भाई 2 बाइट दो, 4 बाइट दो, ऐसे देगा ना। इस काम को रन टाइम में कराने के लिए, ठीक है, हम लोग दो फंक्शन के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। एक है मैलॉक और दूसरा क्या है? फ्री। फ्री। स्टैटिक एलोकेशन के द्वारा जो मेमोरी एलोकेट होगा रैम में, किसके किस में? रैम में। उसको आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो फ्री ही क्या लॉक है सर? हाँ? फ्री ही CALLOC वाला है। अरे वो सब है यार, अभी जितना बता रहे हो उतना करो ना। तुम आगे पढ़ लियो, वही मैलॉक कैलॉक रीएलोक सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो बता दिया जाएगा। अगर एक समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ो, वो सब हो जाएगा। दैट्स नॉट सर उसका क्वेश्चन आ रखा था तो वही देख रहे तो हम वही। नहीं। अरे मैलॉक में गार्बेज रखता है, कैलॉक में जीरो से इनिशियलाइज करके बनाता है। ठीक है, रीएलोक जो भी फ्री किया गया है उसको दोबारा एलोकेट कर लेता है, वो सब बता देंगे आगे। ठीक है ना? एनीवे सबसे पहले ये है कि जो स्टैटिकली यानी कंपाइल टाइम पे जो मेमोरी यूज किया जा रहा है प्रोग्राम के द्वारा, प्रोग्राम उस मेमोरी को हटा नहीं सकता है। हटा नहीं सकता, वो कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कौन हटाएगा ये सब? आखिर हम यूज किए हैं, बाद में हम निकल गए, तो ये सब तो कचड़ा हो गया ना इसमें। रैम तो सबको चाहिए, तो कचड़ा उतना पड़ा रहेगा तो उतना तो कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? तो कोई तो उस कचरा को हटाने वाला होना चाहिए। तो कहता है कि ये सी नहीं करेगा, ये करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का गार्बेज कलेक्टर। कौन? गार्बेज कलेक्टर। हाँ, जो आप F5 करते हैं ना, रिफ्रेश, वो कुछ नहीं है, वो आप इन्वोक करते हैं गार्बेज कलेक्टर को फोर्सफुली। नहीं भी कीजिएगा तो एक शेड्यूल पे, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्टिवेट करता रहता है। क्लियर? ठीक। दूसरा, जो रन टाइम में आप करेंगे किसके द्वारा? मैलॉक। ठीक है, मैलॉक के द्वारा जो रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करेंगे वो भी इसी रैम में बनेगा। तो जितना करेंगे कर लीजिए, यूज करना है कर लीजिए। जब प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो उस वो मेमोरी जो इसमें बना है उसको आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे तो बोलते नहीं हो जी तुम। आ रही है। फ्री से क्या कर सकते हैं? मैलॉक से रन टाइम पे मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं फ्री से।
आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रहा है सर। अरे तो पूछ रहा है तो बताओ ना जी। मैलोक से रन टाइम में मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं, फ्री से फ्री कर सकते हैं। फ्री कर सकते हैं। किसको? जो कंपाइल करके किए हैं उसको भी? नो सर। नो सर, क्योंकि कंपाइल टाइम पे किए गए मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ कौन हटाएगा? गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। इसको हटाने वाला कौन है? ओएस का क्या नाम है? गार्बेज। गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ओके। लेकिन रन टाइम पे जो मेमोरी अलॉट होता है उसको हटाने वाला कौन है? यानी मैलॉक जो है यहाँ पे क्या करेगा? मेमोरी रिजर्व करेगा, और फ्री जो है वो एक तरह से गार्बेज कलेक्टर का काम करेगा, और वो इसको जाके क्या कर देगा? क्लीन हटा दे। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। यानी ये एलोकेट करेगा, और ये क्या कर रहा है? डी एलोकेशन। ठीक, ओके। अब दिक्कत क्या है ना, कि जब कंपाइल टाइम पे काम करते हैं तो जो मेमोरी अलॉट होता है, ठीक है, वो कंपाइलर खुद से अलॉट करवाता है। क्या होता है वो उस कंपाइलर के जिम्मा, हमको वो व्यवस्था एक दे देता है कि भैया आपको वैल्यू जो स्टोर करना है वो वेरिएबल के थ्रू कीजिए। यानी कि आपको 2 लेना है तो एक एक्स ले लीजिए, एक वाई ले लीजिए, ये मुझे पता है। इंटीजर टाइप का करना है तो इंट डाटा टाइप से कर लीजिए। लेकिन हकीकत में जो मेमोरी होता है वो एक्स नहीं होता है, बल्कि वो एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एक एड्रेस होता है। तो इसका मतलब है कि कंपाइलर ये व्यवस्था अपने से बना के हमको सुविधाजनक तरीका निकाल के वेरिएबल का कंसेप्ट दे दिया। क्लियर? जब हम डायनेमिक एलोकेशन करेंगे, और मेमोरी को रन टाइम में यूज करेंगे, और जहां पे वेरिएबल और एरे का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, और रन टाइम पे हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कराएंगे कि वो इसे दो बाइट का ब्लॉक रिजर्व करो, तो वो क्या उसको एक्स बना के देगा, वाई बना के देगा? कहता है नहीं, रन टाइम पे तो हम सिर्फ 2 बाइट जानते हैं। और क्या जानते हैं? एड्रेस। क्या जानते हैं? एड्रेस। एड्रेस। किसका एड्रेस? मेमोरी का एड्रेस। किसका एड्रेस? मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस। तो मान लीजिए कि रन टाइम पे ये अलॉट हुआ, और हमको यहीं पे वैल्यू रखना है, तो हमको एड्रेस जानना होगा ना। तो एड्रेस तो ये दे देगा, एड्रेस तो मैलॉक बता देगा उसका कि हम 2 बाइट करके मैं एड्रेस आपको 100 दे रहे हैं। रखिएगा कहाँ? एक्स में रखिएगा। वेरिएबल तो वैल्यू रखता है। तो कहता है इसी एड्रेस को रखने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसका नाम क्या है? पॉइंटर। उसी का नाम क्या है? पॉइंटर। ठीक है, तो ये जो रन टाइम पे एड्रेस आएगा इसको हम पॉइंटर में डाल देंगे। अब इस पॉइंटर के जरिए हम इस मेमोरी में इनपुट करना है इनपुट करेंगे, आउटपुट करना है आउटपुट। क्लियर? यस सर। यस सर। दिक्कत? नो सर। ओके। ठीक। अच्छा, वेरिएबल मेमोरी में कैसे काम होता होगा? वेरिएबल का थोड़ा सा समझते हैं। वेरिएबल किसका दिया हुआ व्यवस्था है? कब काम करता है? कब काम करता है? अरे बोलो बोलो बोलो। कंपाइल टाइम। यानी आपने लिखा इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स आपके कोड में लिखा है, और जब आपने कंपाइल कराया प्रोग्राम को, क्या कराया? कंपाइल। तो आपका जो रैम मेमोरी है उसमें क्या होता हो? कंपाइलर क्या कराता होगा? कोई 2 बाइट का ब्लॉक एडजस्ट करता होगा। यस सर। ठीक है, ओके।
और इसको आप नाम दे दिए x की, इसको x कहता होगा। अब जब आप अगली बार में जब प्रोग्राम रन करता है और आप लिखते हैं x बराबर 18, तो वो क्या करता होगा, देख मेमोरी में गया, इस ब्लॉक का नाम देखा 18 x, इसमें इसने स्टोर क्या कर दिया 18। नॉर्मली ये हम लोग समझते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मेमोरी XYZ से नहीं जाना जाता है, मेमोरी किससे जाना जाता है, उसके एड्रेस से, उसके एड्रेस से। ठीक है, ये तो हमारी व्यवस्था है, हमारे लिए ऐसा दिया है। हकीकत में हो क्या रहा है, इस चीज को जब हम काम कर रहे हैं तो एक इसके साथ, इस रैम के साथ एक चीज मेंटेन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रजिस्टर। क्या कहते हैं, रजिस्टर। ठीक है, ये कंपाइलर ओएस के द्वारा मिलकर ये यूज कर रहा है, ठीक है ना। और जब भी हम ये एक्स करते हैं तो हकीकत में इसका एड्रेस है, मान लीजिए कितना है, कितना एड्रेस है 100। 100। तो कर क्या रहा है कंपाइलर, कंपाइल टाइम में, कि जो कंपाइल टाइम में वो पढ़ रहा है कि इसका नाम एक्स है, मेमोरी चूंकि इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट जो लिए उसका एड्रेस 100 है, तो रजिस्टर में जाके ना एक्स के लिए वो क्या स्टोर कर रहा है, 100। ठीक है। यानी कि जब हम x इज इक्वल टू 18 करेंगे तो रन टाइम में वो पहले कहां जाएगा, रैम में जाएगा, सीधे रजिस्टर में। पहले जाएगा रजिस्टर में, x को खोजेगा, यहाँ बहुत चीज पड़ा हुआ है पहले से, y भी पड़ा होगा, z भी पड़ा होगा, ऐसे सैकड़ों पड़े होंगे, उसमें आपका x खोजेगा, उसका एड्रेस देखेगा, फिर वहां जाएगा और वहां पे वैल्यू क्या डालेगा 18। तो ये क्या हो गया, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, नहीं हुआ, हुआ सर। हुआ। इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी कहते हैं, प्रोग्रामेटिकली इसे डायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट, मतलब हमारे लिए तो ये एक तरह से डायरेक्ट ही यूज करना होगा, लेकिन अगर मेमोरी रिजर्वेशन के अनुसार देखा जाए, ठीक है, डायरेक्ट हमारे अनुसार इसलिए डायरेक्ट है क्योंकि मेमोरी रिजर्वेशन के अनुसार देखा जाए तो इस झंझट में हम नहीं पढ़ रहे हैं, इस झंझट में कौन पढ़ रहा है, कंपाइलर पढ़ रहा है, और सब चीज व्यवस्था वो करके दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट यूज ऑफ मेमोरी। क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ मेमोरी। डायरेक्ट यूज ऑफ मेमोरी, पर इनडायरेक्ट एक्सेस है, पर एक्सेसिंग क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। यूज डायरेक्ट है पर एक्सेसिंग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर ये बीच में रजिस्टर को हम गायब कर दें और सीधे प्रोग्राम से कहां पहुंच जाए, 100 पे पहुंच जाए, तो एक्सेसिंग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। तो प्रोग्राम तेज होगा कि स्लो होगा, तेज। तेज। लेकिन इसके लिए तो जो रजिस्टर में एक्स ने 100 को रखा है, ठीक है, रजिस्टर में x के लिए 100 जो एड्रेस रखा हुआ है, यही व्यवस्था हमको कहां पे करना होगा, अपने प्रोग्राम कोड में करना होगा ना, यस। ठीक है। और इसी व्यवस्था को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉइंटर। पॉइंटर। अगर हम एक पॉइंटर ले लें और इसमें कहें कि भैया तुम्हारे पास एड्रेस किसका चला गया, एक्स का। एक्स का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंटर के पास क्या आ गया, 100 आ गया। अब जब जब हम इस पॉइंटर को कहेंगे इनपुट या आउटपुट के लिए, वो सीधे यहीं से कहां चला जाएगा, रैम में। रैम में। इसको रजिस्टर में जाने की जरूरत पड़ी, नो सर। नो। ठीक है। डायरेक्ट हो तो गया। हाँ, एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस हुआ, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। बट इनडायरेक्ट यूज। बुक में कहीं लिखा होगा, ठीक है। और ये जो हुआ, ये जो तरीका हुआ, ठीक है, ओके, ये हुआ इनडायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट यूज, इनडायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट यूज डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेसिंग डायरेक्टली थोड़ी हो रहा है, अब तो रजिस्टर से होते हुए जा रहा है, ठीक है।
ओके, इनडायरेक्ट इसलिए है कि मेमोरी को हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी की व्यवस्था कुछ बना के वेरिएबल के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए हमारे लिए वो इनडायरेक्ट है, लेकिन यूज तो मेरे लिए डायरेक्ट है। ठीक है, और इस केस में एक्सेस डायरेक्ट है पर यूज तो इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि हम पॉइंटर के माध्यम से हम मेमोरी में जा रहे हैं, सीधे मेमोरी में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस मेमोरी में पहुंचने की व्यवस्था जो है वो भी किसे बनाना पड़ रहा है? हमें ही बनाना पड़ रहा है। हम ऐसा बनाए, ऐसा रिक्वेस्ट किए, तब ये व्यवस्था बन रहा है। इसलिए एक्सेस डायरेक्ट है कि मेमोरी तक पहुंचेंगे डायरेक्ट, पर उसका यूज जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है, क्योंकि पहले से बना हुआ नहीं है, वो सब कुछ हम ही को करना है। ठीक है, ओके। तो हम लोग पॉइंटर का जो पढ़ेंगे, इसमें दो हमारे पास बेसिक यूज है पॉइंटर का। इतने पॉइंट से पता चल गया, बाकी डेफिनेशन वगैरह तो लिखवाएंगे ही। एक है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी, जो सिखाना है, ये उतना अहम नहीं है। ठीक है, यानी ये एक बेसिक यूज है, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी फ्रॉम किससे? रैम। फ्रॉम प्रोग्राम। पॉइंटर। पॉइंटर का इस्तेमाल प्रोग्राम में होने करेंगे? पॉइंटर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? प्रोग्राम में ही ना करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम मेमोरी को क्या कर सके? डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, और दूसरा डायनेमिक मेमोरी, यानी रन टाइम मेमोरी। कौन सा मेमोरी? रन टाइम मेमोरी। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये दो बेसिक इसका चीज है, यही हम लोग को सीखना है। बाकी असिस्टेंट के तो एसोसिएट टॉपिक के तौर पे आपको अरेज, पॉइंटर है और कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। बेसिक पॉइंटर का यूज दो ही है, सीखने का पर्पस दो ही है। एक मेमोरी को डायरेक्ट यूज करना, डायरेक्ट एक्सेस, और दूसरा रन टाइम पे मेमोरी को बना के यूज करना। ठीक है, तो स्नैप कोई लेके रख लेगा हमको। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर को क्या कहेंगे? व्हाट इज पॉइंटर इन सी? तो कहता है कि पॉइंटर is a special kind of variable that stores the address of similar type memory, stores the memory address। यहां अगर आप कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। stores the memory address of similar type। ठीक है, सिमिलर टाइप मेमोरी भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, या वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे उचित लगे। ठीक है, ओके। Pointer can be written by using कौन सा साइन?
asterisk sign can be written by using asterisk sign before its name. That is कैसे लिखिएगा? तो स्टार और उसके बाद आप यहाँ पे क्या दीजिएगा? पॉइंटर का नाम क्या दीजिएगा? पॉइंटर। क्लियर? यस सर। ओके। इसके बाद है डिक्लेरेशन। कैसे डिक्लेरेशन होगा? तो जैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वैसे इसका भी होगा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में कहता है कि सबसे पहले जिस टाइप मेमोरी का एड्रेस रखना है उसी वही डाटा टाइप आपको देना होगा, डाटा टाइप, और यहाँ पे स्टार देके क्या देना होगा आपको? पॉइंटर नेम। इस तरह से आपको जितना डिक्लेयर करना है कर सकते हैं। दैट इज INT पॉइंटर P पॉइंटर Q। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कितने पॉइंटर को डिक्लेयर किया? दो। ये अपने अंदर क्या रखेगा? इन टाइप वैल्यू। क्या क्या होता है? इंटीजर टाइप वैल्यू। कौन टाइप वैल्यू? इंटीजर टाइप। अरे बाबा, ऐसा तुम लोग लोटिया डुबोगे जी। अरे ये लिखते तो क्या होता? ये क्या रखता और ये क्या रखेगा? इतना पढ़ा रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। क्योंकि हमारे पास दो ही वर्क ना है, एक तो मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करना है या रन टाइम पे यूज करना है। तो रन टाइम पे भी एड्रेस ही का काम है और डायरेक्ट एक्सेस भी मेमोरी को करना है, तो हमको एड्रेस ही का काम है। तो जब तक एड्रेस रखेंगे नहीं काम होगा कैसे? और एड्रेस को रखने का प्रोग्राम में कौन सा तरीका है? पॉइंटर। लेकिन पॉइंटर कहता है कि जैसा जिस टाइप का मैं हूं, ठीक है, उसी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रखूंगा। किस टाइप का? ठीक है, तो इसका मतलब कि जो मैंने P और Q बनाया ये अपने अंदर क्या रखेगा? एड्रेस। किस टाइप मेमोरी के एड्रेस को रखेगा? किस टाइप मेमोरी के एड्रेस को रखेगा? इंटीजर टाइप के मेमोरी डायनेमिक सर। इंटीजर टाइप का। क्यों? ये जो P और Q है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप को ही क्यों रखेगा? फ्लोट टाइप का क्यों नहीं रखेगा? हाँ, क्योंकि डिक्लेरेशन किया हम लोग डेटा टाइप इंट डाले। इंट का। तो अगर इंट का डिक्लेरेशन किए हैं तो ये जो एड्रेस रखेगा वो उसी मेमोरी का रखेगा, उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? इंट ही होना चाहिए। अगर ये फ्लोट डिक्लेरेशन करते हैं तो जिस मेमोरी का एड्रेस रखता है वो किस टाइप का होना चाहिए? फ्लोट। फ्लोट। ठीक है, अगर हम कैर करते तो जिस मेमोरी का एड्रेस रखता है वो किस टाइप का होना चाहिए? कैरेक्टर। कैरेक्टर। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि पॉइंटर P है और Q है, ये एड्रेस रखेगा, लेकिन जहां रखेगा वो भी तो जगह बनाएगा। तो ये अपना मेमोरी कब अलॉट करेगा? रन टाइम पे कि कंपाइल टाइम पे? रन टाइम पे। गलत। हाँ, प्रोग्राम में है तो कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे ना, पहले बना के रखेगा तब ना। ठीक है, यस सर, प्रोग्राम में है तो कंपाइल टाइम। पॉइंटर
allocates its memory, its own memory, कब? At during compilation. compile time. हर लाइन समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes. दूसरा, पॉइंटर ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का हो, एनी टाइप, होल्ड्स ओनली कितना बाइट? 2 byte. 2 बाइट्स। ये लाइन समझ में आ Sir, रहा any है? time लिख दिए, हाँ? any time लिख दिए सर। अच्छा, एनी टाइप। Yes, sir. अरे सब लेक्चर अक्सर सुनते सुनते थे। ठीक है, कितना बाइट्स? 2 bytes. 2 बाइट्स। सर फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं लिखूं इंट पॉइंटर p, अगर मैं लिखूं कैर पॉइंटर p, अगर मैं लिखूं फ्लोट पॉइंटर p, अगर मैं लिखूं लॉन्ग पॉइंटर p, सबका साइज कितना है? 2 byte. 2 byte. तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये किसी भी टाइप का हो, कितना बाइट? 2 2 byte. bytes. ठीक है, ओके। हाँ, उसका कारण ये है ना कि चाहे कोई भी टाइप हो, जो मेमोरी ब्लॉक जो बनता है उसके लिए जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है जो ओएस बना रहा है, उस एड्रेसिंग मैकेनिज्म या उस एल्गोरिथम के तहत जो एड्रेस जनरेट हो रहा है, उसको रखने के लिए जिस मेमोरी की जरूरत है वो मात्र कितने बाइट्स में पूरा हो जाता है? 2 2 byte. byte. 2 बाइट्स में। ठीक है, तो इसलिए 2 बाइट्स रखा हुआ है। ठीक है, Yes. ओके। हाउ टू रिप्रेजेंट द एड्रेस? एड्रेस of variable can be retrieved by using कौन सा साइन? ampersand. ये एम्परसेंड समझ में आ रहा है कि दूसरे तरीके से बताते हैं? समझ में एम्परसेंड बिफोर वेरिएबल। variable. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि इंट x इज इक्वल टू आपने क्या रखा है? क्या रखा है? 18. 18। ठीक है, ओके। तो एक व्यवस्था के तहत इसमें बना 100 एड्रेस है, इसमें चला गया 18, यहाँ पे रजिस्टर में x के लिए क्या रख दिया गया? 100. 100। ठीक, हम एक पॉइंटर में एक और व्यवस्था बना, प्रोग्राम में एक और व्यवस्था बनाते हैं, पॉइंटर p। ठीक है, तो कहा कि भाई 2 बाइट तो हम भी अलॉट करेंगे। कहाँ? RAM मान लीजिए कि मेरा एड्रेस क्या है? 135. 135। ठीक है, ओके। मेरा तो भी कुछ रहेगा, लेकिन मैं हूं कहां पे, किस मेमोरी के साथ मैं हूं? रजिस्टर के साथ नहीं हूं, मैं किसके साथ? प्रोग्राम. प्रोग्राम के साथ हूं। मतलब पॉइंटर p इसको कर रहा है। अब मैं कहता हूं कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, तुम अपने अंदर क्या रख लो? X.
ठीक है, तो हम जब जब कहेंगे पॉइंटर P, ई जाएगा इसके पास और ई भेज देगा किसके पास, ठीक है। 100 जैसे हम सिर्फ P कहेंगे तो ई भेजेगा 135 के पास, किसके पास, 135 के पास लेकिन जब हम स्टार P कहेंगे तो ई भेजेगा 135 और 135 भेज देगा किसके पास, 100 100 के पास, 100 का, हाँ सॉरी 100 के पास, और 100 हमको दे देगा कितना, 18 पॉइंट क्लियर। यस देखिए दोनों दो लाइन, दो चीज लिखे हैं, एक बिना स्टार और एक, ठीक है, स्टार के साथ। जब हम सिर्फ P लिखते हैं मतलब P के, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया हमें। जब हम P लिखते हैं इसका मतलब P का 100 वैल्यू, P के अंदर का वैल्यू, दैट इज एड्रेस 100 एंड दैट इज 100। और जब हम पॉइंटर P लिखते हैं तो पॉइंटर P का Address. मतलब उस नहीं, उसके अंदर ये दो स्टेप गलत लिखा गया है, ये एक ही स्टेप में होगा, रुक जाइए। जब हम पॉइंटर P लिखते हैं तो P का जो एड्रेस है, जो अंदर एड्रेस एज अ वैल्यू है, उस एड्रेस वैल्यू के अंदर का जो वैल्यू है वो, पॉइंट क्लियर। लेकिन जब हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ क्या, P, तब हमको क्या देगा, समझ में आ रही बात, यस सर ठीक है। यहां पे P में हमने किसका एड्रेस स्टोर किया, x का X का किया। तो जब भी हम P कहेंगे ना तो P का मतलब पॉइंटर कह रहा है मेरा वैल्यू, तो मेरा वैल्यू तो एड्रेस होगा, दैट इज 100। और जब पॉइंटर P कह रहे हैं तो हम पॉइंटर को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो वैल्यू है वो तो एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ और वो वैल्यू को रीच करो, दैट इज 18। तो जब हम P लिखेंगे तो 100, लेकिन जब हम पॉइंटर P लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 18 और जब हम एड्रेस ऑफ P लिखेंगे तो ये क्या देगा, 135 क्योंकि एड्रेस ऑफ P का जो P का मेमोरी है उसका एड्रेस क्या है, 135 और P का वैल्यू क्या है, कोई पूछे कि P का वैल्यू क्या है, 100 अब पॉइंटर का वैल्यू क्या है, तो 100 यानी 18 अरे पॉइंटर मतलब जो तुम्हारे अंदर एड्रेस है उसको पॉइंट करके तुम वैल्यू बताओ, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।